और ये लाइबिलिटी आपको कैश लेजर से पे करनी है। बड़े बड़े महान हस्तियों को पता नहीं लगता, वो DR-3 फाइल करते हैं और ITC एडजस्ट करते हैं। गाइस मेक श्योर आपको एनुअल रिटर्न के लिए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए कुछ भी पे करना है तो कैश से पे करना होगा। आपको ITC यूज नहीं करना है, कैश से पे करना है, ITC यूज नहीं करना है। आपको नोटिस आएंगे, आपको आपके जिनसे आप काम करवा रहे हो 200 रुपए का, वो आपका ये ITC से एडजस्ट कर देते हैं और आप खुशी खुशी काम करवा लेते हो उस टाइम। बाद में जब आपको नोटिस आएंगे फिर आपको पछताना पड़ेगा, फिर आप 50,000 भी दोगे इसके लिए। तो मेक श्योर आपको कैश यूज करना है। सो गाइज बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, अनअकैडमी के CA कॉम्बैट एग्जाम को जाके ज्वाइन करो। फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स को कोर्स फीस बिल्कुल वेव्ड ऑफ कर दी जाएगी गाइज, और थर्ड के बाद जो रैंक होल्डर्स होंगे उनके लिए भी बेनिफिट है। लिंक में आपको सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और आप इसे एनरोल कर सकते हो बिल्कुल फ्री। एनरोलिंग के कोई पैसे नहीं है फ्रॉम 21 Feb। एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर May 21 CA इंटर अटेम्प्ट, बैच स्टार्ट हो चुका गाइज फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स। आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा इंक्लूडिंग रिविजन्स, डाउट सॉल्विंग सेशन लिए जाएंगे, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ली जाएंगी, मॉक टेस्ट पेपर्स, वीकली असेसमेंट्स की जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि किस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। आपको अनलिमिटेड व्यूज दिए जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के, जिसे आप जहां मर्जी जाके देख सकते हो। एंड गाइज हियर इज द प्राइस लिस्ट टू अवेल एडिशनल 10% डिस्काउंट। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है TechStalk10 एंड दिस कोड इज वैलिड ओनली फॉर दिस मंथ। इसके बाद गाइज आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। सो फॉर ऑल दिस गाइज यू नीड टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाओ और जाके देखो। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस GSTR 9C ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड वी ऑल नो इसकी लास्ट डेट क्या है, 28 Feb 2020, और इसके एक्सटेंशंस के ना अभी कोई अनाउंसमेंट है और ना चांसेस लग रहे हैं गाइस। ठीक है, सो टुडे वी विल कवर कि आपको कौन से टेबल्स फिल करने हैं, किस टेबल में आपको क्या लिखना है, और आपको सर्टिफिकेशन पार्ट बताएंगे। और ये 9C किसके लिए मैंडेटरी है? अगर आपकी 1920 में टर्नओवर एक्सीड करती है 5 करोड़ से, जी हाँ 5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल है 9C के लिए। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए 9C मैंडेटरी है 19-20 के लिए। ठीक है, तो हम कवर करते हैं सबसे पहले टेबल 5, जो सबसे पहला टेबल है और जो बात करता है कि आपको रिकंसिलिएशन करनी है एनुअल टर्नओवर की, बेसिकली टोटल टर्नओवर की, जो आपने डिक्लेयर की हैं ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब 1920 की जो आपकी स्टैट ऑडिट हुई है उसमें जो आपकी टर्नओवर आ रही है उसको आपने रिकंसाइल करना है विद द टर्नओवर जो आपने लिखी है एनुअल रिटर्न GSTR 9 में। ठीक है, उसको आपने किससे रिकंसाइल करना है? मतलब जो स्टैट ऑडिट में टर्नओवर आ रही है उसको रिकंसाइल करना है आपने एनुअल रिटर्न जो GSTR 9 में आपने टर्नओवर लिखी है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हमारा पैन है, हमारे पैन पे 10 हमने GSTR नंबर लिए हैं। ठीक है, स्टैट ऑडिट हो रही है पैन बेसिस पर, सारी रेवेन्यू हमारी कंबाइन आ रही है। ठीक है, कंबाइन आ रही है, बट GSTN में हमारे 10 GSTN है और वो हमारी टर्नओवर डिवाइड हो रही है, अलग अलग करके लिख रहे हैं, और पैन बेसिस पे हमने कोई GSTN वाइज टर्नओवर निकाली नहीं हुई है। तो अब आपको कैसे लिखना है गाइस? तो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। टेबल 5 में वही लिखा हुआ है कि टर्नओवर एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी डिक्लेयर्ड हेयर। मतलब जो पैन बेसिस पे टोटल टर्नओवर जो स्टैट ऑडिट की है उसमें जो टर्नओवर आ रही है वो आपको यहां पर लिखनी है। ठीक है, और आपको 9C कैसे फाइल करनी होती है? GSTN वाइज फाइल करनी है। 10 GSTN नंबर है तो 10 9C जाएंगी। ठीक है, बट अभी आप बोल रहे हो कि ये जो टर्नओवर है आपको हमें स्टैट ऑडिट से लिखनी है, फिर वो तो टैली नहीं करेगा, इसलिए हम आगे पढ़ते हैं। देयर मे बी केसेस वेयर मल्टीपल GSTN स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट ऑन द सेम पैन। मतलब एक पैन पर 10 नंबर हैं तो उस केस में सबकी अलग अलग रिटर्न जा रही है, सबके लिए अलग अलग रेवेन्यू जा रही है, तो हम जो स्टैट ऑडिट में जो रेवेन्यू आ रही है वो यहां पर लिखेंगे तो कैसा चलेगा? तो आगे इन्होंने लिखा हुआ है दिस इज कॉमन फॉर पर्सन ऑब्लिक एंटिटीज विद प्रेजेंस ओवर मल्टीपल स्टेट्स। सच पर्सन्स ऑब्लिक एंटिटीज विल हैव टू इंटरनली डिराइव देयर GSTN वाइज टर्नओवर। मतलब जो स्टैट ऑडिट में टर्नओवर है, जो ऑडिट हुई है उसमें जो टर्नओवर आ रही है, सपोज करो 1 करोड़, सपोज करो मैं मानता हूं इसे 6 करोड़ आ रही है, तो इस 6 करोड़ को आपको खुद GSTN वाइज में बताना पड़ेगा कि GSTN कौन से GSTN नंबर पे कितने टर्नओवर है, आपको इंटरनली डिराइव करना पड़ेगा। दिस शैल इंक्लूड एक्सपोर्ट टर्नओवर इफ एनी। मतलब अगर कोई आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो सब आपको कंसोलिडेट करके लिखना है इस टेबल में, टेबल 5 में। इट मे बी नोटेड दैट
रेफरेंस टू ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स रेफरेंस टू बुक्स ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ पर्संस ऑब्लिक एंटिटीज हैविंग प्रेजेंस ओवर मल्टीपल स्टेट्स। ऑब्वियस सी बात है गाइस, जो ऑडिट आपकी हुई है स्टैट ऑडिट, वो हुई है किससे? बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस मतलब है हम बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन इन्होंने क्यों लिखी? इन्होंने इसलिए लिखी कि अगर आपको इंटरनली डिराइव करनी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर की वैल्यू आ रही है, आप खुद डिराइव करोगे उसे जीएसटीएन वाइज, कहीं आप ऐसे मत कर देना कहीं से भी उठा के लिख दो। इन्होंने बोला है वो आपको जो डिराइव करनी है जीएसटीएन वाइज टर्नओवर एज पर फाइनेंशियल्स, वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से ही देखनी है, और बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑलरेडी ऑडिट किया हुआ है, समझे। तो इनडायरेक्टली आपने बोला, इन्होंने बोला आपको सही जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसकी जो ऑलरेडी आपका एक P&L है, उसकी एक बाइफर्केशन है, इनवॉइस वाइज लिस्टिंग है, उसमें आपका बिजनेस प्लेस आ रहा है, वहां से आपको फाइनेंशियल्स के लिए टर्नओवर निकालनी है, और वो फिर आपको लिखनी है 5A में। 5A में आपको जीएसटीएन वाइज लिखनी है टर्नओवर, ठीक है। अगर आपकी स्टैट ऑडिट में एक बैलेंस शीट साइन हुई है, उसमें 7 करोड़ आ रहा है या 6 करोड़ आ रहा है, तो उसमें से कुछ पोर्शन आपका 5A में आएगा, हर स्टेट के लिए अलग अलग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये काफी डाउट रहता है काफी लोगों का। उसके बाद 5B या 5C, 5D, 5E, 5F, G, H, I, J, K, L, M, N, मैं किसी की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सभी के सभी 1920 के लिए भी ऑप्शनल हैं। यहां पर लिखा हुआ है ये ऑप्शनल हैं, यहां पर लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये बता दिया, यहां पे नोटिफिकेशन नंबर्स भी आ रहे हैं, आप यहां पे स्क्रीनशॉट लेकर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शनल है। बट सर नहीं, हमने जो ऊपर टर्नओवर लिख दी और हमारे जो जीएसटीआर जो हमने फाइल की हैं, मंथली रिटर्न्स फाइल की हैं, और जो जीएसटीआर 9 में हमारी टर्नओवर आ रही है वो अलग है, तो उसमें जो डिफरेंसेस है वो मैं क्या करूं? तो गाइज आप क्या करो, जो आपके डिफरेंसेस हैं, एनी डिफरेंस बिटवीन द टर्नओवर रिपोर्टेड इन द एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 एंड टर्नओवर रिपोर्टेड इन द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू रीजंस नॉट लिस्टेड अबव शैल बी डिक्लेयर्ड हियर। अभी क्या है, इन्होंने बोल दिया है कि अगर आपके पास इन सब की बाइफर्केशन नहीं है तो आप सब कुछ मिलाकर नेट करके कहां लिख सकते हो? 5O में। वन सेक, यहां पे लिख सकते हो 5O में, और जो डिफरेंस आएगा यहां पे एडजस्ट होगा, नेट फिगर आएगी, वो आपका 5Q से टैली होगा। अब 5Q क्या है, पहले आपको समझ में आया। 5A आपको लिखनी है बेसिकली जीएसटीएन वाइज एज पर फाइनेंशियल्स कितनी टर्नओवर है, वो आपको मिलेगी आपके P&L अकाउंट्स की इनवॉइस लिस्टिंग से, बिजनेस प्लेस आपको चेक करना पड़ेगा। 5Q में वैल्यूज कहां से आ रही हैं? एज पर जीएसटीआर 9, और जीएसटीआर 9 का कौन सा टेबल? टेबल नंबर 5N, 10 एंड 11। 5N क्या बात करता है कि अगर आपने कुछ, मतलब जो आपने टैक्स पे किया हुआ है और जिस पे आपने टैक्स पे नहीं किया हुआ, मतलब एक्सपोर्ट भी ऐड करनी है, SEZ भी ऐड करनी है। 10 और 11 मतलब अगर आपने कुछ 1920 के लिए टैक्स पे किया है 2021 में, और उस टर्नओवर को आपने 1920 के फाइनेंशियल्स में भी दिखाया हुआ है, तो उसको आपने क्या करना है, 10 को और 11 को भी आपने यहां पे एडजस्ट करना है। 5N प्लस 10 माइनस 11। अब आपको इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूं 5Q के लिए। जब आपकी 9 चले जाएगी, फाइल हो जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको दिखाता है 9C के टेबल में कि आप सिस्टम जनरेटेड 9C वैल्यूज डाउनलोड कर लो, पोर्टल पर ऑनलाइन दिख जाएगा, फ्यूचर में आपको मेरी वीडियोज में मिल जाएगा, ठीक है। 9C आप डाउनलोड कर लो और आप वहां से निकाल सकते हो। तो जो वैल्यू वहां पर आई होगी आप डायरेक्टली यहां पर 5Q लिख देना। अगर आप कुछ भी गलत करोगे, यहां पे 0.5 का भी डिफरेंस लिखोगे, आपको एरर दिखाएगा, और आपको लगता है कि ये सिस्टम एरर बता रहा है, ये पोर्टल एरर है। नहीं नहीं नहीं, समझो, अगर आप यहां पर वैल्यू 5Q में 1 रुपए का भी डिफरेंस लिखोगे ना, 0.5 का भी डिफरेंस लिखोगे, तो आपके एरर आएंगे और आपको लगेगा कि पोर्टल का एरर है। नहीं, वो आपकी गलती है। आपको सिस्टम जनरेटेड 9C डाउनलोड करना पड़ेगा। सर कैसे डाउनलोड करें? जैसे 9 फाइल हो जाए, आपको 9C के टैब में जाकर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है, मतलब इनिशिएट फाइलिंग पर क्लिक करना है, तो आपको ऊपर वहां पे मिल जाएगा कि डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड 9C। और वो कैसे बना होगा? जब आपने 9 फाइल करेगा तभी मिलेगा आपको। वहां से वैल्यूज आपने डायरेक्टली 5Q में लिखनी है, क्योंकि 9C आपको ऑफलाइन यूटिलिटी फिल करनी होती है। आई होप आपको क्लियर होगा, और फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहेंगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं टेबल 6 की। 6 क्या बात करता है? जो आपने ऊपर टर्नओवर लिखी है एज पर फाइनेंशियल्स और एज पर आपकी जीएसटीएन वाइज कुछ डिफरेंस है, वो आप 6 में बता दो, ठीक है। 7th की बात करते हैं। ऊपर हमने रिकंसिलिएशन की थी ग्रोस टर्नओवर की, मतलब जिस पे टैक्स पे कर रहे थे और जो आपकी एक्सपोर्ट है और SEZ है उस पे। अभी हम 7th में बात कर रहे हैं रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर
फ्रॉम द ऑडिटेड एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट विद द टैक्सेबल टर्नओवर इन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। सिंपल सी बात है, यहां टेबल 7 में हम रिकंसिलिएशन करने वाले हैं टैक्सेबल टर्नओवर की, निकालने वाले हैं कि आपको किस टर्नओवर पे टैक्स पे करना है। कैसे निकलेगा? ग्रोस टर्नओवर में से जो आपने टेबल 5 में लिखा हुआ है वहां से आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट निकाल देना है और आपको एसिडेट निकाल देना है। और अगर आपने कोई ऐसी सप्लाई की है जिस पर आप टैक्स पे नहीं करोगे, आपका रेसिपिएंट पे करेगा आरसीएम पर, वो आपको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या किया, 7A ये आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा 9C में, ये टेबल वैल्यू ले रहा है 5P से, वहां से वैल्यू आ जाएगी। 7B में आपको लिखना है कि अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड है बाय नोटिफिकेशन, कोई नील रेटेड है, कोई नॉन जीएसटी है, कोई नो सप्लाई है, वो आपका यहां पर आ जाएगा कि उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना। 7C में कोई अगर आपकी एसिडेड है, एक्सपोर्ट है, उसके रिलेटेड आपके कोई क्रेडिट नोट है, कोई डेबिट नोट है, कोई अमेंडमेंट की है, वो सब आपके 7C में आ जाएंगे। 7D में ध्यान से समझना, 7D से कंफ्यूज मत होना। 7D आपकी ये बात नहीं करता जो आप आरसीएम पे कर रहे हो, ये बात करता है जो आपने सप्लाई की और आपको टैक्स पे नहीं करना बट कि आपके रेसिपिएंट को पे करना है। सपोज करो आप 9C फाइल कर रहे हो, आपने मुझे एक सप्लाई की, उस पे आपको टैक्स पे नहीं करना, मुझे पे करना है, मैं टैक्स स्टॉक मुझे पे करना है। तो उस केस में आप दिखाओगे यहां पर 7D में सपोज करो 1 लाख रुपया, आप 1 लाख यहां दिखाओगे कि आपको टैक्स पे नहीं करना, मुझे पे करना है। ये 7D आप यहां पे दिखाओगे तो टोटल जो ऊपर टैक्सेबल टर्नओवर आ रही होगी, सपोज करो यहां पे 2 लाख है, तो 1 लाख माइनस होकर आपका बच जाएगा 1 लाख। 1 लाख आ जाएगा 7E में और 7F में आपका 1 लाख आ रहा होगा, तो डिफरेंस हो जाएगा 0। ठीक है, यहां पे आपको 7D में दिखाना है कि जो आपने सप्लाई की और रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है आरसीएम पे। आई होप आपको समझ में आ गया। 7E आपका डिफरेंस आ जाएगा। कैसे? 7A में जो भी लिखा होगा 7B 7C 7D एडजस्ट होकर 7E में आ जाएगा। 7F भी वैल्यू आपको पोर्टल से जो आपने 9C डाउनलोड की होगी, सिस्टम जनरेटेड, वहां से वैल्यू लिखनी है। 1 रुपए का भी डिफरेंस होगा तो आपके एरर आएंगे। और आपको कैसे पता लगा, कहां से डाउनलोड करोगे, आपको मैंने बता दिया, इनिशिएट फाइलिंग पे जाकर पोर्टल पर 9C के टैब में आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पे बेसिकली वैल्यूज कहां से आ रही हैं, मैं डाउनलोड भी नहीं करता हूं गाइस उसको, मुझे पता है वैल्यूज कहां से आ रही है, मैं खुद निकाल लेता हूं। बट आपको डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। कहां से आती हैं ये? आपका जो जीएसटीआर 9 गया है उसका टेबल 4N-4G। क्यों 4N-4G किया है? 4N बेसिकली आपका B2B B2C क्रेडिट नोट सब प्लस माइनस करके 4G माइनस कर दिया, क्योंकि 4N में आरसीएम इंक्लूड होता है तो इसलिए उसे माइनस कर देते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूं। जो आपका जीएसटीआर 9 है, ठीक है, आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। जीएसटीआर 9 में आपको बात करता है टेबल 4 में कि आपका B2C कितना है, B2B कितना है, कितने क्रेडिट नोट हैं, कितने डेबिट नोट हैं, कितनी अमेंडमेंट्स हैं और कितना आरसीएम पे आप खुद पे कर रहे हो। जो आप मतलब आपका कोई सप्लायर होगा, आपको कोई सर्विस दे रहा है जिसपे आप टैक्स पे कर रहे हो अपने आप, सप्लायर नहीं पे कर रहा, आपने आज कुछ आरसीएम पे किया तो टोटल टैक्स आपका टेबल 4 में आ रहा है। मतलब 4N में मतलब आरसीएम इंक्लूड होता है, और आपको पता है आरसीएम का टर्नओवर का तो पार्ट है नहीं, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, 4N में से 4G माइनस करवा रहा है आरसीएम को। सर हम यहां पर माइनस करके क्यों दिखा रहे हैं 7F में? क्यों? इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो आपके ऊपर टर्नओवर है, क्या उसमें आपकी आरसीएम थोड़ी ना है। जो आप खुद आरसीएम पर टैक्स पे कर रहे हो, खुद आरसीएम पर टैक्स पे कर रहे हो, क्या आपके यहां पे 7A में है? नहीं है, तो टैली कैसे होगा? तो आपको 4N में से 4G माइनस करना पड़ेगा, प्लस 10 - 11 जो जीएसटीआर 9 का टेबल 10 है और टेबल 11 है, कि मतलब आपने 19-20 की कुछ अमेंडमेंट्स 20-21 में की हैं और उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया हुआ है और उस टर्नओवर को आपने 19-20 में दिखाया भी है फाइनेंशियल्स में, तो आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी, 7F में आ जाएगी और ये आपका फिगर एज इट इज सिस्टम जनरेटेड मिल जाएगी। 1 रुपए का भी एरर आपको यूटिलिटी में एरर दिखाएगा और फाइल नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं साफ, आप चेक कर लेना, वहां से डाउनलोड करना, फ्री करना। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? अभी हम चलते हैं आगे टेबल नंबर 8 पे। ये बात कर रहा है रीजंस कि अगर आपके ऊपर कुछ एरर आए हैं 7E और 7F में डिफरेंसेस आए हैं तो उसके रीजंस आपको यहां पे लिखने हैं कि क्यों डिफरेंस आए हैं, कौन सी ऐसी टर्नओवर है कि आप उसके ऊपर टैक्स पे नहीं कर रहे। ठीक है, वो आपको रीजन देने हैं, रीजन दे दिए। अब बात करते हैं टेबल 9 के। 9 क्या बात करता है बेसिकली, अगर ऊपर मैं रीड मत करवाऊं, 9 बात करता है कि आपका कितना रेट वाइज टैक्स बनता है जीएसटीआर 1 में और आपने इसे कितना पे किया है जीएसटीआर 3B में। सिंपल सी बात तो यही है, रेट वाइज जीएसटीआर 1 में कितना बनता है इंक्लूडिंग आरसीएम और 3B में कितना पे किया, डिफरेंस है तो आप हमें रिकंसिलिएशन करके दो। तो अभी हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं थोड़ी सी।
क्या लिखा है, reconciliation of the tax payable as per declaration in the reconciliation statement and actual tax paid as declared in GSTR 9। ध्यान से पढ़ना, यहां पर भी एरर आएंगे आपके, ठीक है। ये बात कर रहे हैं 9 कि आपको टैक्स पेबल वर्सेस पेड बताना है इंक्लूडिंग आरसीएम। टेबल प्रोवाइड्स फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स पेड एज पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न GSTR 9। मत पढ़ो इसको, मत पढ़ो, इतना कंफ्यूजिंग लिख देते हैं, मत पढ़ो। सिंपल सी बात है, टेबल 9 ओपन करना है 9C का। जो आपने ऊपर 5, 6, 7 में टर्नओवर दिखाई है, आपने उसका बैकअप बना लिया, रिको कर लिया, उसके ऊपर आपने टैक्सेस भी निकाल लिए होंगे कि टैक्सेबल टर्नओवर पे हम कितने टैक्सेस पे कर रहे हैं, वो रेट वाइज निकाल लो इंक्लूडिंग आरसीएम। तो टेबल 9 में वहां पे लिख दो, वहां पे रेट दिए हुए हैं टेबल 9 में कि 5% पे कितना है आईजी, कितना सीजी, कितना एसजी, कितना सेस, ऐसे 5% आरसीएम पे कितना है, वो सब लिख दो, टोटल आ जाएगा कितना पेबल है। उसके बाद आपको लिखना है कि आपने 3B में पूरे साल में कितना पे किया, वो आप कहां पे लिखोगे, 9Q में लिखोगे। अमाउंट पेबल एज डिक्लेयर्ड इन जीएसटी टेबल 9 ऑफ एनुअल रिटर्न GSTR 9 शैल बी डिक्लेयर्ड हियर। देखो यहां पे जो वर्डिंग लिखी है आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट आपको मैं बता देता हूं 9Q क्या है कि आपने टोटल 3B में कितना पे किया है। सर मैं कैसे निकालूं टोटल 3B में कितना पे किया है? सिंपल सी बात है, आप क्या करो, GSTR 9 जो आपकी फाइल हो गई है, आप उसके टेबल 9 में जाओ। टेबल 9 में आपने जितना भी पेमेंट लिखी होगी, मतलब पेबल कैश हो चाहे आईटीसी से की हो, टोटल पेबल आईजी, सीजी, एसजी एज इट इज लिख देना। और अगर GSTR 9 के टेबल 10 और 11 में कुछ किया होगा प्लस माइनस, 10 में आप प्लस करते हो, 11 में आप माइनस कर दो, आप चेक कर लेना, वो आपको एडजस्ट करके प्लस माइनस करके यहां पर वैल्यू एज इट इज लिखनी है। 1 रुपए का भी एरर आपको यूटिलिटी में एरर बताएगा, यूटिलिटी में भी जनरेट हो जाएगी, ऑब्वियसली जनरेट हो जाएगी, बट वो आपको पोर्टल पर एरर दिखाएगा और वो फाइल आपकी नहीं होगी। तो आपको ऑनलाइन सिस्टम जनरेटेड 9C डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो कब जनरेट होगी, जब आपकी 9 फाइल होगी, उससे पहले नहीं हो सकती, ठीक है। मैं काम कैसे करता हूं, मैं 9 और 9C एक साथ करता हूं। जैसे जैसे मैं 9 कर रहा हूं तो मैं 9C फिल करता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है फिगर्स कहां से आ रही हैं, ठीक है। समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। 9Q आ गया आपका। डिफरेंसेस अगर हैं तो 10 में आ जाएंगे। रीजन फॉर नॉन रिकंसिलिएशन बिटवीन पेबल ऑब्लिक लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन टेबल 9P, और जो आप अमाउंट 9Q में दिखा रहे हो डिफरेंसेस। सर कैसे कैसे डिफरेंसेस आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं। क्योंकि जो GSTR 1 है, ठीक है, इसमें आपके क्रेडिट नोट भी जाते हैं, आपको पता है। और अगर आपके किसी मंथ में नेगेटिव हो गया है तो आपके क्रेडिट नोट तो रिपोर्ट हो जाएंगे, बट 3B में आपका नहीं रिपोर्ट होगा नेगेटिव फिगर। तो मतलब GSTR 1 में आपका माइनस दिखा रहा है, 3B में आपका 0 दिखा रहा है, तो डिफरेंस आ गया। तो वो रीजंस में आप लिख दोगे कि सर मेरे कुछ किसी मंथ में क्रेडिट नोट थे जो मैंने GSTR 1 में रिपोर्ट किए, बट सिंस GSTR 3B डज नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव फिगर, तो वो मैंने 1920 के नेक्स्ट ईयर में 2021 में एडजस्ट कर लिए, एज इट इज आप लिख सकते हो टेबल 10 में। और जब आपको कोई नोटिस आएगा तो वो आपको इस एनुअल रिटर्न से आप दिखा सकते हो कि मेरी ये रिको है, मैंने बताया हुआ है कि मैंने वो नेगेटिव कहां पे एडजस्ट किया है। क्योंकि जिस मंथ में आप एडजस्ट करते हो ना, उस मंथ के लिए आपको नोटिस आ जाता है कि भाई आपने 3B में कम पे क्यों किया है, 1 में आप ज्यादा दिखा रहे हो, समझे गाइस। तो आपको ऐसे दिखाना है। अब हम बात करते हैं 11 की। 11 क्या बात करता है कि जो आपने ऊपर रीजंस लिखे हैं, अगर उससे कुछ पेबल बनता है तो आपको 11 में पेबल लिखना पड़ता है। आईजी, सीजी, एसजी कितना पेबल है वो आप यहां पे लिख दोगे। अब बात करते हैं हम टेबल नंबर 12 की। रिकंसिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इंस्ट्रक्शन टू फिल पार्ट 4 आर एज अंडर। 12A क्या बात करता है, आईटीसी अवेल्ड आफ्टर रिवर्सल्स एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी डिक्लेयर्ड हेयर। देयर में बी केसेस कि आपके पास मल्टीपल GSTR नंबर है ऑन द सेम पैन। उस केस में आपको ये वाली एक्सरसाइज इंटरनली करनी पड़ेगी, आपको खुद निकालना पड़ेगा कि आपका GSTR वाइज कितना आईटीसी है, और आपको फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा। और आपको पता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम मतलब क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जिससे आपने 3B प्रिपेयर की होगी, उसको आपको बिजनेस प्लेस वाइज देखना पड़ेगा कि आपका कितना आईटीसी था, वो आपको 12A में दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद 12B, 12C और 12D ये सब आपके लिए ऑप्शनल है 19-20 के लिए, ठीक है गाइस। 12D तो बेसिकली मतलब नेट फिगर आ जाएगी, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर दिखा रहा है, 12A, 12B, 12C एडजस्ट करके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक। अब बात करते हैं 12E की। ये मैं बताऊं आपको कहां से आ रहा है, ये आ रहा है GSTR 9 के टेबल 7J से। 7J क्या है कि
जो आपने टेबल 6 में जीएसटी 9 के दिखाया और माइनस रिवर्सल्स, मतलब जो टेबल 7 है जीएसटी 9 का, लेस करने के बाद जो बचता है वो बचता है 7J, वो आपको यहाँ पे दिखाना है 12E। कुछ भी ₹1 का भी एरर आपको यूटिलिटी में एरर दिखाएगा और 9C फाइल नहीं की जाएगी। और मैंने 9C ऑलरेडी बताई हुई है कि 6 स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं कि आपका कोई भी एरर ना आए। वीडियो आई बटन पे लग जाएगी, आप जाके देख सकते हो। और लोगों ने काफ़ी उसके बारे में अप्रिशिएट किया कि सर हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। आपको भी अगर कोई एरर आ रहा है यूटिलिटी में, देखो एक एरर आता है यूटिलिटी में, वो एरर होते हैं टेक्निकल, कि आपने कुछ गड़बड़ किया यूटिलिटी डाउनलोड करने के पहले, स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं, कुछ जावा वगैरह, वो सब मैंने कवर किया है। एक एरर होता है कि यूटिलिटी जनरेट हो गई है, साइन हो गए हैं, बट ऑनलाइन जाके आपके एरर आ रहे हैं। वो एरर कब होते हैं? जब आपने ये वाला गलत काम किया हुआ है कि आपने ₹1 का भी एरर आता है तो वहां पे एरर आ जाते हैं, क्योंकि आपने सिस्टम जनरेटेड 9C डाउनलोड नहीं की। तो आपको करनी है 12E के लिए। कुछ डिफरेंस है, उसके रीजंस बताओ। अगर उससे कुछ पेबल बनते हैं तो 14 में बताओ, ठीक है? सॉरी 14 कह रहा हूं सर, डिफरेंसेस बताने आपको 13 नंबर पे, पेबल आपको अगले नंबर पे दिखाऊंगा। 14 क्या कह रहा है? 14 बेसिकली बात कर रहा है, आपको बता देता हूं क्योंकि ऑप्शनल है टेबल ये 14 भी। 14 बात कर रहा है कि अगर आप बता रहे हो कि आपने आईटीसी अवेल कितना किया है 100 अमाउंट, आप बताओ ये कौन कौन से एक्सपेंसेस पे गया। एक्सपेंसेस की लिस्ट दो, सारे एक्सपेंसेस लिखो, और मतलब आपके बुक्स में कितने एक्सपेंसेस है 1 से लेकर 10 तक है, उस पर सब पे जीएसटी लगा हुआ है, वो टोटल अमाउंट है 5 लाख। फिर आपने कितना इसको क्लेम किया हुआ है वो आपको एज इट इज अपनी 9C से डाउनलोड करना है, जो आपकी सिस्टम जनरेटेड होगी वो आपको यहाँ लिखना है, और जो डिफरेंस आएगा वो बताना है। ये ऑप्शनल है गाइस, तो इसके लिए आप टेंशन मत लो। टेबल 4 आपके लिए ऑप्शनल है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। 1920 के लिए आपको फिल नहीं करना है। 15 में क्या करना है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, कि अगर आपको यहाँ में कुछ रीजन बता रहे हो तो उसका पेबल आप क्या करोगे 15 में, ठीक है? सॉरी 15 कह रहा हूँ गाइस, सॉरी 16 में पे करना है, क्योंकि 15 में बेसिकली डिफरेंस आपका 14 का आएगा और 14 ऑप्शनल है। तो मतलब में क्या हुआ, 13 का जो भी पेबल है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? राइट। तो अभी हम बात करते हैं पार्ट वी की। ऑडिटर कुछ रिकमेंडेशन देता है कि अगर आपकी कुछ और एडिशनल लायबिलिटी या आपने पे नहीं किया तो वो आप ऑडिटर मेंशन करता है और वो आपको पे करनी पड़ती है थ्रू DRC03। और DRC03 का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो, वरना कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और ये लायबिलिटी आपको कैश लेजर से पे करनी है। बड़े बड़े महान हस्तियों को पता नहीं लगता, वो DRC03 फाइल करते हैं और आईटीसी एडजस्ट करते हैं। गाइस मेक श्योर आपको एनुअल रिटर्न के लिए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए कुछ भी पे करना है तो कैश से पे करना होगा। आपको आईटीसी यूज नहीं करना है, कैश से पे करना है, आईटीसी यूज नहीं करना है। आपको नोटिस आएंगे, आपको आपके जिनसे आप काम करवा रहे हो ₹200 का, वो आपका ये आईटीसी से एडजस्ट कर देते हैं और आप खुशी खुशी काम करवा लेते हो उस टाइम। बाद में जब आपको नोटिस आएंगे फिर आपको पछताना पड़ेगा, फिर आप 50,000 भी दोगे इसके लिए। तो मेक श्योर आपको कैश यूज करना है, ठीक है? तो आपको मैं एक बार अब सर्टिफिकेशन पार्ट दिखा देता हूं कि सर्टिफिकेशन में भी लोगों को डाउट रहता है कि सर यस करें या नो करें। वो 2 टेबल हैं एक छोटे छोटे, वो आपको मैं बता देता हूं, बाकी आप फिर वीडियो बंद कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है? तो सर्टिफिकेशन पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट आता है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। सर्टिफिकेशन इन केसेस वेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब जीएसटी ऑडिट मतलब जीएसटी 9C सेम बंदा बना रहा है जिसने स्टैट ऑडिट की है, जिसने स्टैट ऑडिट की है। ध्यान से सुन लो, टैक्स ऑडिट की बात नहीं हो रही है, जिसने स्टैट ऑडिट की है, अगर उसी ने जीएसटी ऑडिट भी की है, मतलब जिसने बुक्स की ऑडिट की थी उसी ने जीएसटी ऑडिट भी की है, तो उस केस में आप पार्ट 1 फिल करोगे। ऐसा कैसे हो रहा है कि हाँ मैंने बैलेंस शीट भी बनाई थी, एग्जामिन की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया था, मतलब स्टैट ऑडिट की थी, कैश फ्लो भी बनाया था, और उसके बेसिस पे मैंने अपनी जीएसटी ऑडिट की है, वो आगे लिख रहा है। ये पार्ट 1 में लिखना है, ठीक है? आगे कुछ भी नहीं, आगे सिंपल सी इंफॉर्मेशन है वो हो जाएगी, कुछ डिस्क्रिपेंसीज है वो यहाँ पे बताएगा, आगे साइन हो जाएंगे। पार्ट 2 किसके लिए बात करता है? सर्टिफिकेशन इन केसेस वेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब 9C मतलब जीएसटी ऑडिट कौन सा पर्सन बना रहा है? जिसने स्टैट ऑडिट नहीं की, इज ड्रोन अप बाय अ पर्सन अदर देन पर्सन जिसने कंडक्ट की ऑडिट, मतलब जिसने स्टैट ऑडिट की और जिसने जीएसटी ऑडिट की, वो दोनों अलग अलग पर्सन है। तो मतलब जिसने स्टैट ऑडिट की होगी, पहले हम उसका नाम लिखेंगे, आई वी रिपोर्ट दैट ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, हमारे क्लाइंट का नाम, और ये इसकी ऑडिट स्टैट ऑडिट किसने की थी? मैसर्स इसने इसकी स्टैट ऑडिट की थी, उसने यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, फुल नेम एड्रेस आ जाएगा, बेरिंग मेंबरशिप नंबर, उनका नंबर आ जाएगा, और आप उनके कॉपी की डेट लिख दोगे एनेक्स्ड हेयर टू ए कॉपी, और उनकी ऑडिट कॉपी की डेट जो होगी वो यहाँ आ जाएगी,
और बैलेंस शीट एज ऑन का यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, ठीक है। और आगे आपका सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे, उसके बाद आप बता रहे हो कि हाँ अब मैंने किया जीएसटी ऑडिट, स्टैट ऑडिट उसने किया। तो आगे आपके पास कुछ डिस्क्रिपेंसीज होंगी, यहाँ पे लिख दोगे और आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो वीडियो में कुछ भी चलेगा तो लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है गाइज, और आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।